हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो या एसएससी के तमाम कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये जो सेशन है दोस्तों सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ज्योमेट्री का एक पोर्शन है जिसका नाम है सर्कल। ओके, तो सर्कल से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग खासकर उसी पर बात करने वाले हैं कि सर्कल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन से पूछने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए फिर देर के इस बात की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा सर्कल। ये होगा हमारा सर्कल टॉपिक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ब्रीथ। मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ये सेशन के बाद आपको ब्रीथ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो। एश्योर मैं कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। अगर शुरुआत से इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ टॉपिक होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वहां से ही क्वेश्चन आपको पूछता है। मैं बताऊंगा एच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथ। ओके, तो ये ब्रीथ हुआ हमारा ब्रीथ। और जो कि आपको दिखाई दे रहा हो कुछ इस प्रकार से गोल सा आकृति आपको जो दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीथ। ओके, तो इसमें कुछ समझने का प्रयास आपको यह करना है। तुम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँ, मैं समझ के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, और खासकर सर्कल। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब ब्रीथ हम लोग बनाते हैं बाबू लोग, तो यहाँ पर ये बनता कैसे है, सेंटर होता है यहाँ पर। ये हमारा सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग केंद्र बोलते हैं। ओके, और यह जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह सर्कल टाइप है इस प्रकार से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि, हिंदी में बोलेंगे इसको परिधि, परिधि बोलेंगे, यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ये इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो बस खाली याद रखना, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर समझना ध्यान से दोस्तों आप लोग, अगर हम इसे दोनों ओर मिला दिए, यह इधर मिला दिए, यह इधर मिला दिए, जब दोनों छोर को टच करता है, इसे बोलते हैं हम लोग डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायमीटर। यहाँ जो सेंटर से, यह सेंटर का मैंने नाम दे दिया ओ, और यहाँ मैंने नाम दे दिया ए, तो ओ से ए के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं रेडियस। यानी ओ और ए के जो बीच का जो दूरी है वह कहलाएगा हमारा आर। इस आर को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ये हो गया हमारा रेडियस, हिंदी में क्या बोलोगे इसको बोलो, त्रिज्या। ये हो गया हमारा त्रिज्या, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि, इसको बोलेंगे परिधि। अब समझ आया दोस्तों, जब यहाँ से अगर मैं यहाँ ले गया, तो यहाँ से जब यहाँ ले आऊं, ये ओबी की जो दूरी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, जस्ट ए सेकंड, मैंने यहाँ पर कर दिया बी, बी। तो जो एबी की जो दूरी होगी वो हो जाएगा हमारा डायमीटर। डायमीटर को मैं डी से लेता हूँ, है ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास, डायमीटर। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, व्यास। ध्यान से देखिएगा। तो हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जीरो जो दिखाई दे रहा है, ये जीरो नहीं, आप इसको ओ समझो आप। ओके, और ओ से ए के बीच की दूरी, जो कि ये सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस को टच करते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अब जब दोनों छोर को वो टच करता हो, दोनों छोर को मतलब यहाँ से यहाँ टच करेगा तो नहीं कर सकते हैं, वो सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। कहां से गुजरना चाहिए, सेंटर से होकर, मतलब कोई भी दूरी जो सेंटर से होकर गुजरता है दोनों छोर को, उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर यह कह सकते हैं क्या, कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, ओ से लेकर ए तक की दूरी आर और ओ से बी तक की दूरी आर, तो 2r मिलकर क्या बना हमारे पास, डी बना। डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। ओके, तो आर जो होगा हमारा क्या होगा, d/2। परिचय हम लोग कर रहे हैं, आर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायमीटर बटे में 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा रेडियस निकल जाता है। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो ये वो बेसिक चीज है। परिधि किसे कहते हैं, जो आप जैसे मान लीजिए कि आपका यह खेत है, ठीक है, अब बाहर से बाउंड्री मार रहे हैं,
बाउंड्री मारिएगा जहां पर आपका इसका छोर होगा, जहां अंतिम छोर होगा उसी को बाउंड्री मारिएगा। बात समझे? ये मान लीजिए आपका ये बाउंड्री है ना बाबू, क्रिकेट स्टेडियम है और ये इसका बाउंड्री है। बाउंड्री जो है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट, इसको क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो, एरिया कहेंगे। तो यह हुआ हमारा एरिया, पूरा का पूरा जो निकला पार्ट वह कहलाएगा एरिया। हिंदी में क्या बोले इसको, बोलो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूरे पार्ट को क्षेत्रफल कहलाएगा। कोई समझ किसी बच्चों को? तो यहाँ पर अगर हम परिधि की बात करते हैं, सपोज परिधि, परिधि को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और सिंबल यूज करते हैं हम लोग सी। तो इसका रूल होता है 2 पाई आर। परिधि के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 2 पाई आर। ओके, परिधि के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पाई आर कहते हैं। ओके, और अगर हम आर निकालना चाहेंगे तो सी बाई में 2 पाई भी कह के हम यहाँ पर डायरेक्ट आर निकाल सकते हैं। अगर आपको परिधि दिया हुआ हो, है ना, और उसका रेडियस निकालना हो तो परिधि को सीधे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका, आर। तो हमने यहाँ पर देखा रेडियस कैसे निकालते हैं वो समझाया मैंने। यहाँ पर रेडियस कैसे निकालते हैं दोनों स्थिति मैंने समझाया। डायमीटर दिया होगा तो d/2 करते हैं, और अगर परिधि दिया होगा तो c/2 पाई करते हैं। सी मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। कोई समस्या किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा एरिया होता है, ये पूरा का पूरा एरिया होगा। जब एरिया निकालते हैं सब बच्चों को मालूम होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है, ये नहीं होता एरिया। अगर आप यहाँ पर आर निकालते हैं तो ए बाई में क्या करना होगा, सॉरी ए बाई में ए बाई में पाई करना होगा और इसका करना होगा अंडर। तीन स्थिति में मैंने आपको आर निकालना सिखा रहा हूं। पहला डायमीटर देगा तो d/2 करेंगे, अगर परिधि देगा तो c/2 पाई करेंगे। लेकिन अगर एरिया देगा और एरिया से मुझे आर निकालना हो तो कैसे करेंगे, एरिया को सीधे क्या करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे। पाई का मान कितना, 22/7 या 3.14 लेते हैं हम लोग जनरली। वो लिखा रहेगा कि पाई का मान कितना आपको यूज करना है। ओके, पाई का आज तक उसको फुलफिल वैल्यू अभी तक कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल पाया है। तो पाई जो है दोस्तों 3.14 लेते हैं, या पाई का मान 22 हम लोग 7 लेते हैं, यही ना लेते हैं बाबू हम लोग। वो एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको क्या इस्तेमाल कर करना है या क्या मानकर आपको चलना है, तो उसमें देख लेना है पाई का मान 3.14 होगा या 22/7। अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन है ये पाई का मान। आज तक किसी ने मालूम नहीं कर पाया है, सर्च अभी तक जारी है, रिसर्च इस पर जारी है। पाई का मान 3.14 होता है या 22/7। अब देखना सोल्यूशन, आर का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, जब एरिया दिया रहेगा तो √पाई बाई, तो ए बाई पाई यूज करेंगे, और यहाँ पर आर का मान c/2 पाई और यहाँ पर आर का मान d/2। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं व्हाट्सएप में सारा कुछ शेयर करवा दूंगा आपको ना, आराम से। एक एक चीज को आपको मैं खाली सुनते रहना, समझते चलना है धीरे धीरे एक एक चीज को, जहां जरूरत पड़ेगा मैं नोट डाउन करवाऊंगा। मैं कितने अच्छे सर है ना, लिखने से मेरा माना करते हैं, है ना, सब कुछ घर में भेज देंगे क्या। हम तो वीडियो बना के ही भेज सकते थे घर में, आने की भी जरूरत नहीं था हम लोगों को, नहीं आराम से घर में रहते हम आके वीडियो बना के भेज देते, वो भी अच्छा हो सकता था ना आप लोग के लिए। कुछ तो बोलो हाँ होना, अच्छा नहीं हो सकता था? ओके, मतलब लाइव दिखना चाहेंगे, नहीं लाइव क्लासेस। ओके, अब समझिए यहाँ पर दोस्तों, तो हमने जो भी चीजें पढ़ा, यह उस फिगर से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, इस फिगर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ विशेष बातें समझाने की कोशिश किया हूँ, जो कि मुझे लगता है पहले से आप सब कुछ जानते हो, मैं यह मान के चलता हूँ। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे सेकेंड स्लाइड में। देखो ब्रीथ, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारा ब्रीथ हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रीथ हो गया, क्लियर है, ये पूरा का पूरा ब्रीथ हो गया। इस ब्रीथ को हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, तो दो भाग में डिवाइड हो गया तो क्या बोलेगा, अर्ध ब्रीथ बोलेगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। जैसे ये तरबूज है ना, और एक चाकू मैंने चला दिया तो दो भाग में कट गया ना जी, ये दो भाग में कट गया, तो जो आधा आधा कटा उसको क्या बोलेंगे हमने, सेमी सर्कल। पूरा निकला है, क्या अलग है ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त
जो ये सी दिखाई दी है परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, विकास बताएंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? हम हाफ ऑफ नहीं जानते हैं, आप पूरा फुल बताइए हमको कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि कितनी होती है, याद है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, तो उसका हाफ करेंगे तो पाई आर, यही होगा ना? वेरी गुड। आप बताइए वृत्त की परिधि क्या होगी? खुशबू, राहुल, पाई आर, वेरी गुड, वही तो होगा जो आधा कर दो वृत्त की परिधि होगी। शेखर, वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर तो पूरा ना हो गया हो, आधा करेला हो, कितना होता? पाई आर होता ना? नहीं मुकुल, सबको खड़ा करके, हैं? खड़ा करेंगे सबको, 12 एक एक करके फोटो देंगे हम लाइव। हाँ जी, बात को समझे ध्यान से। देखो यहाँ से, देखो बच्चा लोग अब धीरे धीरे नया चीज सीखने लगा है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि वृत्त को आधा कर दो परिधि निकल जाएगा, लेकिन मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। हाँ, जो वृत्त की परिधि होती है, देखो ध्यान से, वृत्त की परिधि हो गई तो 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर से खैर ये सब चीज हम करवाएंगे कहाँ पर, मेंसुरेशन में फिर से करवाएंगे आपको। तो वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। जब इसका परिधि को आप पूरा का पूरा अगर यह कर देंगे, ये पूरा का पूरा 2 पाई आर हो गया, लेकिन आधा करेंगे आप, तो आधा करेंगे तो पाई आर निकलेगा। तो पाई आर मतलब क्या, कि सिर्फ यह वाला पार्ट निकला आपका, तो ये अर्धवृत्त है? अर्धवृत्त नहीं है। अर्धवृत्त कैसे रहेगा, आपको ऐसे रहेगा, ये हुआ अर्धवृत्त। समझ मेरी बात को? तो अर्ध, आपने जो पाई आर कहा, तो पाई आर जो कहा, यह दूरी आपने निकाला, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाला, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी आप निकालिएगा ना जी, तभी ना अर्धवृत्त बनेगा। तो आपने जो कह दिया कि सर पाई आर हो जाएगा, लेकिन पाई आर लेंगे तो पाई आर में सिर्फ ये खुला हो जाएगा इस तरह से, इसे अर्धवृत्त का नाम नहीं दिया गया। अर्धवृत्त का नाम तब देगा जब यह पोर्शन आपके लिए लिंक रहेगा। बात समझ रही बात को? तो यहाँ पर अगर अर्धवृत्त निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका पाई आर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यह आर है और यह आर है, तो 2 आर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 आर इसमें ऐड करेंगे। तो अगर कोई पूछे व्यक्ति आपसे, ट्रेन पर चलने वाले जब एग्जाम जब दे के आते हैं तो अक्सर लोग डिस्कस करते हैं ट्रेन में, इसका आंसर क्या आया, इसका कौन सा रूल लगाया, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर बोलोगे है तो आप वो समझ जाएगा, आपको वहीं पर आप अर्धवृत्त की परिधि क्या यूज करते हैं हम लोग, पाई आर प्लस 2 आर। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आर जब कॉमन निकालेंगे तो पाई प्लस 2 भी कहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ, इसका एरिया में आप कह सकते हो, एरिया में लगा सकते हो दिमाग कि एरिया में अगर निकालना हो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर करो, कोई दिक्कत नहीं, एरिया में करो, आप हाफ कर सकते हो। लेकिन पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो पेरीमीटर में हम लोग पाई आर प्लस 2 आर का इस्तेमाल करते हैं, या आर कॉमन निकालकर पाई प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक? पक्का ना? वेरी गुड। अब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आगे आपको बहुत मौका दूंगा लिखने के, डोंट वरी, ये सब चीज पहले से जान रहे हैं हम लोग, भले गलत जान रहे हैं लेकिन जान तो रहे ना जी कुछ। अब बात समझ, यहाँ पर ये एक सर्कल हो गया हमारा, ये सर्कल है। अब दोस्तों सर्कल से मैंने यहाँ पर ये सेंटर हो डाला और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सर्कल सीख रहे हैं, सर्कल पर काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग को एक क्लास स्टार्ट नहीं किया, बल्कि एक परिचय के रूप में आपको परिचय करवा रहा हूँ, कुछ कुछ टर्म से रिलेटेड, है ना, टर्म से रिलेटेड आपको परिचय करवा रहा हूँ। इस मान लो यह ओ हो गया, यह ए हो गया और यह हमारा बी हो गया, देख रहे बाबू लोग? तो यह जो एरिया है, यह जो एरिया है ओ ए बी, है ना बाबू, इस पूरे एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यखंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं इस एरिया को, ओ ए बी वाला एरिया। और जो बाकी जो बच गया उसको कह लेंगे मेजर सेक्टर। जो बाकी जो बच गया ये बड़ा वाला पार्ट, यह कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं दोनों चीजों को एक साथ कंपाइल करते हुए चल रहा हूँ, यह आप हम बता देते हैं तो फिर आपको मेंसुरेशन बहुत आसान पड़ेगा आपके लिए। मेंसुरेशन में एक चीज बताऊंगा मैं, वहां तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अभी से थोड़ा लिंक करते चलो दोनों को। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन बच्चा बताएगा मेरे को? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मात्र दो बच्चे, बाकी बच्चे थीटा, वेरी गुड, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब थीटा है कहां पर? तो थीटा आपको यहां पर दिखेगा, यह जो है आपका यहां पर आपको थीटा दिखाई देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, जो एंगल बनाता है आपको। तो थीटा बाई 360, क्योंकि पूरा का पूरा जो एंगल होता है पर घूमेगा 360 बनेगा, उसमें जितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसको यहाँ पर रखेंगे और इंटू करेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर से। कोई समझ कैसे बच्चे को? पक्का? मैं पूछता हूँ कि मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा तो क्या कैसे बताएंगे? मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा तो कैसे बताएंगे? अरे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये माइनस करेंगे तो बड़ा और निकल जाएगा। बड़े वृत्त का एरिया में से, बड़े सर्कल के एरिया में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, वहां से मेजर निकाल सकते हो आप। चलिए दूसरी बात, यह हमारा एक सर्कल है, ओके, और यहां से मैंने यह ड्रॉ कर दिया या। अब यहां से एक बात समझना ध्यान से कि मैंने नाम दे दिया ओ, ये दिया ए, यह दिया बी, ओ ए बी, ओके। अब मैंने ए बी को मिला दिया, यहां से ए बी को मिला दिया, ए से लेके बी को मैंने मिला दिया, है ना? तो ए को और बी से जो दूरी है ए बी को हम लोग ध्वनि के बेटी के नाम सुने आप लोग, यहां से ही लिया गया, ज्योमेट्री से ही लिया गया। क्या नाम है उनका? जीवा। इसी को बोलते हैं हम लोग ए से बी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा, यानी कि कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। हम भी सोचे यहीं से नाम रखेंगे। बात समझ रही बात को? बच्चे समझ गया ना? हाँ, यह जो दूरी आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, मेरा फोन आ रहा है क्या? एक सेकंड में, एक सेकंड, हेलो, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? खुशी। मैथ्स क्लासेस कहाँ से बोल रही हैं आप? ओके, मैथ्स का मेरा क्लासेस का जो फीस 6,500 है, इसमें आपको एडवांस प्लस कमर्शियल एसएससी बैंक रेलवे सब कुछ आपको अप्लीकेबल होगा उसमें, पूरे साल भर के लिए। सिर्फ मैथ्स करना आपको, और वन टाइम अगर पेमेंट करती है तो उसमें हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक। हम्म 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 हम्म। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आप आ जाइए ऑफिस में। हाँ मैं देख लूंगा, आप आ जाइए ना, मैं बात कर लूंगा आपसे। कल तो बाबू संडे है। हाँ हाँ हाँ, आज सभी क्लास में ही था, आपका कॉल आया तो मैंने बाहर निकल कर बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे अभी। हाँ 8 बजे से क्लास रहेगा मॉर्निंग में।
डेली क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। अगर आपको ज्यादा लेट होगा तो 8:30 तक आपको यहाँ पहुंचना होगा, यहाँ पर 8:30 तक। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक में आपको मैथ्स जो भी रहेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे आपको। मैथ्स में, अरिथमेटिक मैथ्स में जो भी चीजें रहेंगी आप सब देख लेंगे। और जहां तक पेमेंट की बात है तो सोचिए मत, हम मैनेज कर लेंगे जो भी होगा आपका। आप आ जाइए। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है, जरूर। ठीक। देखिएगा, तो इस एबी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीवा। इसको बोलेंगे जीवा। जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? द लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड छोड़ दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड छोड़ दो आप। कॉर्ड हम बाद में समझाएंगे आपको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये दिया रहेगा, ये निकाल लोगे आप। यहाँ से हम बात करते हैं, सपोज मुझे ये निकालना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे चाप। हिंदी में बोलेंगे चाप और इंग्लिश में बोलेंगे आर्क। यह आर्क हो गया हमारा। ओके, इस आर्क की लंबाई आपको निकालना होता है। आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं? ए बी है और यह आपको इस प्रकार से हो। देखो, चाप अगर आपको शो करना हो तो ऐसे शो करेंगे, और कॉर्ड शो करना हो तो ऐसे शो करेंगे, क्योंकि दोनों ए से बी जा रहा है। तो जो सीधे जा रहा है उसको इस लाइन से शो करते हैं कॉर्ड के लिए, और जो इस प्रकार टर्न होकर जा रहा है उसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क बोलते हैं। आर्क। आर्क को हम लोग आर्क या चाप के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। बताइए पीयूष, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे आप बताओ? लेंथ ऑफ आर्क। मुकुल, राज, वेरी गुड। याद रखिएगा, हमेशा काम करेगा। थीटा बाटे 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे कर, ऐसे। कुछ बच्चे यहाँ पर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि थीटा बटे 180 पाई आर। तो उसको डांट मत देना कि 2 पाई आर होता है, डांटना नहीं उसको, क्योंकि 2 से वो क्या कर दिया, इसको कैंसल आउट कर दिया। तो बच्चे, हाँ जी, थीटा इंटू, नहीं, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर का इस्तेमाल करें। ओके, वो एल निकालने के लिए आपका वो अलग होता है, जो आप ये यूज करें ना, वो रेडियन में होता है। एल बटा जो थीटा इजकल टू जो आप बोल रहे हैं, थीटा इजकल टू एल बाई आर, ये क्या होता है मालूम आपको? थीटा इन रेडियन होता है, ये रेडियन में रहेगा। हर जगह आपको एक ही चीज यूज नहीं करना है। रेडियन का नाम सुने आप लोग? मिनट, डिग्री, सेकंड में, है ना? तो उसको रेडियन से डिग्री में चेंज करना मैंने सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, बाद में सीख लेंगे। लेकिन थीटा बटे एल बाई आर जो यूज करते हैं, है ना बाबू? तो ये थीटा किस में होता है? रेडियन में होता है। यहाँ पर रेडियन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सर्कल। और ये है ज्योमेट्रिकल फैक्ट में, ट्रिग्नोमेट्री फैक्ट में आपको सिखाया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग थीटा का मान कैसे रखते हैं? एल बाई आर के रूप में, जहां पर थीटा क्या होता है हमारा? रेडियन में होता है ना? रेडियन में होता है। खैर, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। तो हमने यहाँ पर देखा कि लेंथ ऑफ आर कैसे निकालेंगे? चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यानी थीटा बटे 180 इंटू पाई आर भी आप करेंगे तो कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं यहाँ पर कि यह इसको हम लोग एबी कहेंगे। एबी क्या कहलाएगा हमारा? जीवा कहलाएगा या कॉर्ड कहलाएगा। ए से लेके बीच तक जो टर्निंग पॉइंट है इसको क्या कहेंगे हम लोग? आर कहलाएगा। आर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में चाप बोलते हैं। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, अगर हम आपसे यह कहते हैं, इसी में मैं आपको कलर कर देता हूँ, इस एरिया को अगर मुझे निकालना हो, इस एरिया को मैं किस नाम से देता हूँ, किस नाम से जानता हूँ? बोलिए। वेरी गुड, माइनर सेगमेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसके बाद जो बच गया अन्य पार्ट, उसे क्या कहेंगे हम लोग?
मेजर सेगमेंट। जैसे मैं आपको फिगर फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना बाबू लोग, सब बच्चे समझ रहे हैं ना सब। देखो यहाँ तो सेंटर है, यहाँ छोड़ दो आप। इसके बाद मैंने कॉर्ड पे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यह हो गया हमारा कॉर्ड, ए से लेके बी तक हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ओके, अब यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एरिया, इस एरिया को हम लोग किस नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइनर सेगमेंट। वेरी गुड, माइनर सेगमेंट कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को हम लोग इंग्लिश में माइनर सेगमेंट ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, देखो आप लोगों को कुछ ही पढ़ा देंगे हम, जब तक आप इसको अपने से नोट नहीं करते वो लगेगा ही नहीं कि हम इसे पढ़े। क्योंकि बच्चा का मेंटेलिटी यही होता है कि आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, जब तक बच्चा खुद से लिखेगा नहीं, कॉपी में नहीं जाएगा, तब तो उसको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ आज सीखा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, यह होगा हमारा, मैं मौका देता हूँ आपको, लघु वृत्तखंड यानी नए सॉरी माइनर सेगमेंट। ये जो बाकी जो पार्ट पार्ट बच गए क्या कहें वो लोग, मेजर। चलिए अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसके तुरंत बाद हम लेके चले हैं ज्योमेट्री वाला फैक्ट में। ज्योमेट्री में यहाँ से संबंधित किस प्रकार से फैक्ट बनते होते हैं, अभी मैं थोड़ा कुछ कुछ बेसिक चीज आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे सारे बच्चे, उत्कर्ष राज, माइनर सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है। टेंथ बच्चे, इसमें कितने बच्चे पास है, टेंथ क्लास सब बच्चे पास है, कोई बच्चे टेंथ में पढ़ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लासरूम हु क्वालिफाइड टेंथ क्लास, टेंथ पास है सब हो, टेंथ पास है ना, अपने दम पर, अपने दम पर, अपने दम पर सब, वेरी गुड। टेंथ में तो है ही नहीं, ये टेंथ में तो आपको पढ़ना ही था, भूल गए बात अलग है, लेकिन टेंथ में आपको पढ़ना था। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने इसको रिकॉल करना, आप लोग रिकॉल करेंगे याद हो जाएगा। मैं आपको लिख दे रहा हूं पर, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। सोचो हम लोग मैट्रिक का पास किए हैं, और देखो देखो होता क्या है ना कि रिकॉल में हम लोग करते रहते हैं, क्लास में पढ़ाते रहते हैं, रिकॉल होते रहता है। आप भी याद करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे, याद होते रहेगा। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का लिख लो आप यहाँ पर, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या, यहाँ से आपको यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हम लोग थीटा नाम देते हैं, और इसे हम लोग लेते हैं 1/2 साइन थीटा के रूप में। ओके, तो ये हमारा निकलता है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आर स्क्वायर पाई थीटा, ये थीटा है बाबू ना, पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। इस माध्यम से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। कोई समस्या वाली बात किसी बच्चे को, पक्का। तो चलिए, ये सब मैं आपको अभी तक जो भी बात बताया हूँ, अ, ये विशेष बातें हैं, आप यहाँ से फटाफट इसको नोट करेंगे सारे बच्चे एक बार, और मैं जल्दी जल्दी आपको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। फटाफट जितना फास्ट आप नोट कर सकते हैं शुरुआत से, फटाफट नोट कर लेंगे सारे बच्चे। देखो आपको नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम इसके बाद आगे लेके चलते रहेंगे धीरे धीरे। नोट कीजिए, फोटो मत खींचिए, नोट कीजिए, नोट, हाँ नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाफट, आपको समय नहीं लगेगा ज्यादा। देखो विशेष बातें हैं, ऐसे खुद से नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर्कल में आर कैसे निकालते हैं, जब डी देगा, सी दिएगा तो कैसे होगा, और एरिया देगा तो कैसे होगा। मैं 3 केस में आपको बताया हूँ आर निकालने का तरीका, इधर और इधर आपको मैंने फिगर ड्रॉ करके सबका नाम लिखा हूँ ऑलरेडी। परिधि हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, एरिया हो गया। अब यहाँ से हम लेके चलेंगे आपको ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का जो मेन पोर्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से। ओके, फटाफट आप लोग नोट करेंगे सारे बच्चे।
हो गया सबका? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट कर। गुड। चलिए बस एक दो और है, फटाफट आप लोग भी इसको नोट कर ले अच्छे से, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाद में अगर मैं पूछूंगा तो सब बच्चों को याद रहेगा पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितना पहले पढ़ाया सब याद होगा अभी तक। नहीं बोलता है सर, तो हाँ बोलने में कोई दिक्कत थोड़ा है सर, मैं तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन चलो आगे देखो इसके बाद। हो गया सबका? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये नोट कर लेंगे जीवा, जीवा के बारे में। और एक लास्ट स्लाइड है जो आपको नोट करना होगा। एबी कॉर्ड है जिसको जीवा बोलते हैं, एबी को आर्क बोलेंगे जब इस प्रकार टर्न रहेगा, और लेंथ ऑफ आर्क हमारा इस प्रकार से दिखाई दे, थीटा बाई 360 पाई आर ए, 2 पाई आर। चलो कितने बच्चों को पता है हमारे पास बैंक के लिए आया था, इसे बैंक की तैयारी करनी है, लेकिन उसको बच्चा का एडवांस समझ में नहीं आता था एडवांस। लेकिन बैठते 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 कुछ दिन बैठा साथ में अच्छे से, क्लास में किया, और एसएससी का फॉर्म भरा, सीएचएसएल का, सीएचएसएल का फॉर्म भरा, प्री निकल गया उसका, है ना? प्री निकल गया, और मेंस में डिस्क्रिप्टिव वगैरह होता है, और उसका इंग्लिश ठीक ठाक था, निकाला। आज देखिए ज्वाइनिंग आश्रम में अभी है, पोस्टेड, पोस्टल असिस्टेंट मिला उसको। बोला हम तो सर आए थे रेलवे बैंक के लिए, लेकिन आप तो हमको इसमें डाल दबा दिए। तो देखो जिसको जहां जाना है वो चली जाता है ना? और वो फॉर्म भी नहीं भर रहा था, हम बोले कि नहीं भरो ना, भरो लड़का, फॉर्म भरो, और भरा, और एक ही बार में उसी में भरा और निकाला वो लड़का, पोस्टल असिस्टेंट निकाला था, लेकिन तैयारी कर रहा था वो बैंक का। और एक ही बार में दो तीन को पोस्ट निकाला था, दो तीन पोस्ट में से एक पोस्ट ज्वाइन किया। मैंने कल उसे पूछा भी, ये कौन सा ज्वाइन किए, देखना बोलेगा सर संजय सर ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो टाइप इन लोगों तो कब का चैट में है, देखो ये कब का चैट है, कल देखो यस्टरडे है ना बाबू, वहन वेयर आर यू, हमने पूछा कि क्या हाल चाल प्रेम, कैसे हैं, वेयर आर यू, देखो बोलते ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, हम पूछे कौन सा ज्वाइन किए, कौन सा ज्वाइन किए, तो नीचे क्या लिखता है, पीए सर, पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन किया, पोस्टल असिस्टेंट जो सीटीएसएल में मिलता है पोस्ट। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ही नहीं लगे मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ। ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने कल के चैट है। और सीटीएसएल की बात क्या है कि सीटीएसएल में बंदा हुआ अभी ज्वाइन किया, सीटीएसएल में पोस्ट आता है पोस्टल असिस्टेंट, जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है जॉब। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखो जिसको जहां जाना है वो चले जाता है, बस बच्चों को ना मैथ्स समझ में नहीं आता था ये, लेकिन देखो पढ़ा निकल गया। एमटीएस वगैरह भी निकाला था, रेलवे भी निकाला, लेकिन ज्वाइन किया इसको। कोई दिक्कत किसी बच्चा को है यहाँ पर? आगे बढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने देख लिया, अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कोई दिक्कत? आइए समझिएगा। आप लोग ज्वाइन करोगे इसी प्रकार से पूछेंगे कौन सा ज्वाइन किए, सोचो उसमें
कितना फील आएगा, 2-3 को पोस्ट रहेगा आपके पास हाथ में, कौन सा चूज करे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अलग से रेलवे का भी आपने लेवल 5 लेवल 6 दिए होंगे, तो उसमें अलग अलग पोस्ट आपको अलॉट करता है। ठीक है, अब उसके पास रेलवे का भी ऑप्शन था, सीएचएसएल का भी ऑप्शन था, और साथ ही साथ एमटीएस भी दे दिया था, है ना। ये लॉकडाउन के बाद का तुरंत इंस्टेंट वाला था, है ना। और वो पूछा कि सर कौन सा ज्वाइन करना ठीक रहेगा, तो हम लोग उसको यही बोले कि देखो अगर इसे बांटना रहता तो सबको ले लेके दे देता है क्या। वैसे तो अगर बांटना रहता तो सबको अपना एग्जाम निकालता, भाई को देता, है ना, बहन को देता, अपने घर वाला को देता। सर पॉसिबल है, आप बताओ प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली बात कंफर्टेबल नहीं है बच्चों के लिए, ध्यान से देखो यहाँ पर। और इसको, इस सब बातों को आप थोड़ा सा इसको लेना चाहिए आप मोटिवेशन के तौर पर, कि चलो बच्चा लोग निकाला है, मोटिवेशन हमको मिलना चाहिए वहां से, है ना। अब उसको बोले कि जाओ निकाल कर हमको दिखा दीजिए, तो ये मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन आप माइनस कर रहे हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं। नंबर देखो, मैं देखो एक चीज आपको बोलूंगा कि देखो नंबर आपको एक दिन में नहीं उठेगा ना, पहले आपका जो पहले कोर्स उसको पहले पूरा कर लो आप, सिलेबस को पहले पूरा करो ना आप, कोर्स पूरा करो। जो आपको जो एग्जाम, जब भी एग्जाम लेती है सरकार, तो वहां पर आपको लिखा रहता है कि कौन सा पोस्ट या किस किस सेक्शन से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स टॉपिक है, वहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए सब टॉपिक मेंशन है ऑलरेडी। आपने सब रिपीट किया ही कहाँ है, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, धीरे धीरे होगा। चलो यहाँ पर समझो आप लोग, अभी जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, अगर मैं परसेंटेज में टेस्ट लूँ तो आप लोग डरेंगे वहां से, नहीं सब मत छोड़िए, ऐसे नहीं कीजिए। आपको जब भी टेस्ट के नाम आता है तो पता नहीं चेहरा पर क्यों ऐसा फेस बन जाता है, यार हमको टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट नहीं देना है, थोड़ी पढ़ने के लिए आते हैं, टेस्ट देने के लिए पढ़ना है आपको। ठीक है, टेस्ट से भागना नहीं चाहिए आपको ना, लेकिन आप लोग भागते हैं बहुत। खैर छोड़ो, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री में हम सर्कल का कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। तो मैंने इतना सारा बात बताया, समझ में आया, उस सब मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी था। अब यहाँ से कोई जरूर समझिएगा कि ये देखो यह जो लाइन होता है हमारा, ये मेंसुरेशन में नहीं रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर आपका ज्योमेट्री में, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा नाम दिया गया है इसको, स्पर्श रेखा। या ए है या बी है, ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। मम्मी, यहां से ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी है, ए है, मान लो ये बी है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड यानी छेदक रेखा। हिंदी में हम इसको छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा या सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मतलब छेदक रेखा। तो इस प्रकार समझिएगा, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, इस प्रकार से जो आपको सेकंड करता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, फटाफट लाइन सिर्फ नाम लिखिएगा, फटाफट सिर्फ नाम लिखना है, कौन सी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को सिर्फ ड्रॉ करेंगे और नाम लिखेंगे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी होगा, उस थ्योरम को मैं अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, बोलिए। कोई जरूरी नहीं है, एक कहीं से भी आप जा सकते हैं। छेदक रेखा, सेकंड, SECND, सेकंड लाइन, सेकंड मत कर देना, सेकंड नहीं, सेकंड लाइन, टी है। स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट, इसको बोलेंगे हम लोग टैंजेंट। कोई आगे दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, यहाँ तक पहले बता दो कि यहाँ तक मैंने जो भी नाम बताया सिर्फ नामकरण था। शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं आप, डायरेक्ट खाना मैंने उतर जाते हैं, पहले आप परिचय करते हैं दूसरों से, हाथ हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, तब उसके बाद देखते हैं किधर प्लेट रखा होगा। यानी कि जाते प्लेट डायरेक्ट नहीं खोजते हैं, प्लेट किधर है, चलो खाना खा लेते खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो भी चीज आपने देखा, ये सिर्फ हमारा क्या था, एक परिचय था सर्कल से रिलेटेड। अब मैं आपके लिए चलता हूँ मेन कोर्स में, मेन कोर्स समझ रहे ना। तो यहाँ से आपका थ्योरम आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका थ्योरम स्टार्ट होता है
और एक एक थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फर्स्ट थ्योरम क्या है आपका, देखो जी, यह एक आपका सर्कल है, मेन कोर्स आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, और यह है ए बी। ध्यान से सुनना विकास कुमार, आपसे मैं पूछता हूँ, ए बी की लंबाई यहाँ पर आपको है, ओके, और ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेंटर से अगर मैं इस ए बी को मैं क्या नाम दूं, इस ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, इस ए बी को मैं क्या कहते हैं, ऑब्वियसली कॉर्ड। कॉर्ड तो शुरुआत में नहीं मैंने बताया था आपको, तो ए बी हो गया हमारा कॉर्ड। यानी कि सेंटर से अगर हम लोग जीवा पर लंब डालते हैं, यदि हम लोग सेंटर से जीवा पर लंब डालते हैं तो उस जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करती है। कौन सा, वो परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट थ्योरम हमारा यहाँ पर है, यह और यह क्या होगा हमारा, बराबर हो जाएगा, यह और यह बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर मान लो ओ है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है, नोट करते चलेगा फटाफट। इफ ए परपेंडिकुलर, फर्स्ट थ्योरम में क्या लिखाएंगे आपको, इफ ए परपेंडिकुलर which is drawn from center, if a perpendicular which is drawn, drawn, a perpendicular which is drawn, drawn, which is drawn from the center to its chord, to its chord, comma, bisect it in two equal parts, bisect the chord in two equal parts, bisect the chord in two equal parts। हिंदी में लिख लेंगे कि यदि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करती है, जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करती है। अर्थात मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इफ ओ ए, या इफ ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है। अगर आपको इतना लाइन लिख लेते हैं फिर भी समझ में आ जाएगा कि यदि ओ एम परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ये लाइन नोट कर लीजिए, ये लाइन आपको नोट कर लेना है, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे विकास से पूछता हूँ, विकास एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके लिए बनाता हूँ, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्यूट सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक प्यारा सा क्यूट सा गोलम वाला क्वेश्चन। देखो ये एक वृत्त है और ये ए बी है विकास, ठीक है। इस वृत्त का हमें डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वृत्त का डायमीटर हो गया। और यहाँ से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये ओ है, ये एम है और ये परपेंडिकुलर है। तो एम की लंबाई आपको दे रखी है, सपोज यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो हमसे आपसे पूछ रहा है क्या कि ए बी की लंबाई क्या था। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना गोलो मोलो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक वृत्त है, उस वृत्त में डायमीटर जो दिखाई दे रहा है आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ओ से एम पर, ओ एम जो परपेंडिकुलर है किस पर है, ए बी पर है, और ये सेंटर से है, ओके, ओ आपका सेंटर है। तो ए बी की लंबाई मैंने पूछा कि ए बी की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चंस आपका मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया, उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके। यह बताओ आप, विकास बताइए, 6, ओके, और मंडल कितने बच्चे बता सकते हैं, 1 2 3, मात्र 3 बच्चे, 4, पूछ रही है बता रही है, और 6 ही होगा ना, देखिए यहाँ पर बिल्कुल 6 ही होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर कि देखो जी, आप अगर यहाँ से डायमीटर 10 दिया है तो यह 5 कह सकते हो आप, बोला है ना। ओ से एम की दूरी आपको 4 है, ये 4 हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 5 है, 4 अकेला क्या होगा, 3, मतलब ये 3 होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को। और मैं समझता हूँ कि सेंटर से अगर मैं ड्रॉ किया हूँ परपेंडिकुलर, तो जीवा को 2 समान भाग में डिवाइड कर रही होगी, मतलब यह 3 तो ये भी 3 होगा। कुछ तो बोलो हाँ ना,
AB की लंबाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर AB की लंबाई कितना हो जाएगा 6। तो देखो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा क्रिएट कर दिया प्यारा सा, और मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे, बोलो है ना। चलिए मैं किसी बच्चे से ये पूछता हूँ, मंडल बताएंगे मंडल। मान लो यह आपका मंडल एक वृत्त है, ओके, और AB की लंबाई आपको दे रखी है। AB की लंबाई सपोज आपको दे रखी है, AB की लंबाई मैंने आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। 24 सेंटीमीटर मैंने AB की लंबाई आपको दे रखा है। यहाँ तो कोई बच्चा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने यहां से एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, O से M एक परपेंडिकुलर है, जिससे OM की लंबाई मैंने आपको लिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का रेडियस कितना होगा आप बताइए। मंडल, गोलू मोलू क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन। वेरी गुड मंडल, वेरी गुड। मन में कोई कलम कपल लगाने की जरूरत है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। देखो जी अगर ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, इन सर्कल ओ इज सेंटर, AB की लंबाई, AB इज कॉर्ड, OM परपेंडिकुलर है, इसका लंबाई ज्ञात करो, नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लेना। देखो AB अगर 24 है, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा 12 और 12 होगा, क्लियर है। ये तभी होगा जब यह 90 डिग्री होगा और सेंटर से ड्रॉ किया जा रहा होगा कॉर्ड पर, ओके। यह और यह दिया है OM 5 है, OM 5 है। तो यहां से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो यह होगा हमारा रेडियस, ये ना हमारा रेडियस होगा। तो ये 5 या 12 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13। यानी मैं रेडियस का हूं तो 13 और डायमीटर का हूं तो 26। डायमीटर कितना हो जाएगा मेरा 26 होगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया सब बच्चे को, फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे विद एग्जांपल्स। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं धीरे धीरे। हमने ये सीखा कि अगर किसी वृत्त के जीवा पर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी परपेंडिकुलर, तो जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करती है। इसका ठीक अपोजिट भी तो सही होगा ना, इस बात का ठीक अपोजिट भी ले सकते हो। अपोजिट में क्या होगा, आगे बढ़ जाऊं मैं। गुड, वेरी गुड, इसको नोट कर लें सारे बच्चे फटाफट। चलो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, नोट कर ले सारे बच्चे। गुड, वेरी गुड। अब इसका अपोजिट में क्या होगा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा क्या है, कुछ जीवा है। मैं नाम दे दिया सपोज यहाँ पर जीवन, ये AB हो गया हमारा जीवन, AB क्या हो गया हमारे पास, जीवा हो गया। अगर
ये कहूंगा कि एक समझिएगा, यदि मैं आपसे यह कहूं कि एक ओ एम परपेंडिकुलर या ओ एम बराबर ओ एन हो, ओ एम बराबर क्या हो, ओ एन हो बराबर दिया हुआ है जब ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो क्या होगा इस केस में, हम यह कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास सी डी। इसका ठीक अपोजिट भी हमारा उतना ही सही होगा। ओ एम बराबर ओ एन मतलब क्या कि अगर यह दूरी अगर समान होगा, ओ से एम के बीच की दूरी, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी अगर बराबर है, इसका मतलब यह होगा कि दोनों जीवा आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसका ठीक अपोजिट, मैं अपोजिट का थ्योरम नहीं लिख पा रहा हूं, बस खाली याद दिला दे रहा हूं कि इसका अपोजिट में क्या हो सकता है। याद रहेगा सब बच्चों को ना, तो दो दो चार और दो छह थ्योरम हमने यहां पर कवर कर लिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट ये एक सर्कल है। ओके, ये हमारा एक सर्कल हो गया, और हमने यहां पर सीख रखा है शुरुआत में ही कि मान लो ये हमारा ये आर्क है, ए से लेके बी तक ये आर्क है, और इसी सेगमेंट से मैंने एंगल यहां बनाया है ना बाबू। तो यह अगर एंगल हमारा थीटा होगा, यह क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, और ये हमारा सेंटर है, यह क्या हो गया हमारा सेंटर, और इसका मैं नाम दे दिया आपका सी। तो आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे इस थ्योरम को। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड on the center is just double the angle subtended on the center is just double the angle subtended on the remaining part of the circle, the angle subtended, लिखे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, the angle subtended on the center is just double comma the angle subtended on the remaining part of the circle by the same arc, by the same arc। मतलब सेम आर्क मतलब क्या, एक ही आर्क पर दो जगह, एक सेंटर पर और एक यहां पर एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वह वाला एंगल जो अन्य जगह बन रहा है वहां से क्या हो जाएगा आपका, डबल होगा। बात समझ रही बात को, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग मतलब क्या, कहीं से भी आप ले लो डबल होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम आर्क पर होना चाहिए, सेम आर्क पर होना चाहिए। हिंदी में लिख लेंगे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, समान चाप द्वारा, समान चाप द्वारा, मतलब एक ही आर्क होना चाहिए। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर is just double the angle subtended on the remaining part of the circle। याद रहेगा सबको, नहीं बोल रहे बच्चे, सच में? ओके, मैथ्स कुछ सीख रहे आप लोग, सही बोलिएगा, वेरी गुड। तो आप यहां पर समझ गए। अब देखो यहां मान लो इस फिगर को हम ऐसे ही बना सकते हैं, मान लो ये हमारे पास फिगर ऐसे है, ये हो गया फिगर, और यहां पर थीटा बन रहा है। ओके, तो देखो ये ऐसे भी बना लो,
या ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कहीं भी बना लो मेरे भाई, कहीं बना लो। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। क्योंकि सेम आर्क में रख रहा हूं, दिख रहा है ना, सेम आर्क पर कहीं भी एंगल बनाओगे, या मान लो आपका मन करेगा ऐसे बना लो, आपका मन करेगा ऐसे बना लो, कहीं बना लो, रिमेनिंग पार्ट बोल दीजिए थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा होगा। द एंगल सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज जस्ट डबल, मतलब जो केंद्र बना कोण होगा परिधि बने कोण का क्या होगा, जस्ट डबल होगा, है ना। ये कहां पढ़े थे हम लोग, ट्रायंगल में कहां पढ़े थे, अरे सरकम सेंटर जब पढ़ा रहे थे लोग, बोलता सब याद रहता है, सरकम सेंटर जब पढ़ा रहे थे वहां पर सब कुछ लिखवाया हुआ है, यही सेम चीज लिखवाया हुआ है, नहीं लिखवाया आपको, सरकम सेंटर में पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर समझना सारे बच्चे यहाँ पर क्या, कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, विकास आप बताइए, यह आपका सेंटर हो गया, यह हो गया इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने मिला दिया इसको, और यहाँ पर ये, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चा को, ये मैंने मिला दिया, ये ओ है, ओके, ये रेडियस आपका, ये हमारा 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा विकास, अब बोलेंगे सर सिंपल था, आप रोल दिए थे, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बहुत सारा पूछते हैं क्वेश्चन आप, मैंने ये 35 दिया था, मैंने बताया था ट्रायंगल में, याद है बच्चे को, वह काम यहाँ भी करेगा आपको, ट्रायंगल वाला काम यहाँ भी आएगा, मैं आगे भी करवाऊंगा सारे सेंटर को, ब्रीफली एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाऊंगा आपको। बताइए विकास, हमें निकालना है ये वाला, ये मैंने नाम ए बी और सी दे दिया, हमें चाहिए एंगल ए सी बी चाहिए, विकास बताएंगे, बाकी सब बच्चे मन में रखेंगे आप लोग। है जी, 110, चलिए आपका बात 110 हो गया आपका, आप बताइए अंशिका, 55, आपका अंशिका 55 हुआ, मुकुल 110, वेरी गुड। इस समय ऑब्जर्व मैं कर पा रहा हूँ कि बच्चे क्या सीखे हैं मेरे से अभी तक, ठगता भी है समय मेरे को, बोलता है सर आप सब सीखते हैं, बाद में पता चलता है गलती सलती बोल लेता है। राहुल बताइए, 55, वेरी गुड बंडल, 110 की 55, दो ऑप्शन ही आ रहा है मार्केट में, 110 के 55, किसको चूज करेंगे आप, कैसे 55 होगा हो, वाई वाई यू शुड चूज अबाउट 55, कैसे चूज किया 55 आपने, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं बना रहे, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं यार, बड़ा टाइम लगता है, कमर्शियल मैथ में क्या है ना कि क्वेश्चन दिए फटाफट सोल्व करो आगे बढ़ो, इसमें इतना थ्योरम होता है, इतना कॉन्सेप्ट होता है, माइंड में सब कुछ रखना पड़ता है, बात समझ बात करें, तो आप लोग इसको रखोगे तभी ना सीखोगे जी आप लोग, एडवांस है, नाम से एडवांस में से लोग कई सारे बच्चे डरते हैं कि एडवांस नहीं हो पाएगा, यही वजह से कि रख ही नहीं पाता है सर, हमारे को डर एक ही सब्जेक्ट से लगता है, कौन सा, जीएस से, जीएस में इतना सारा चीज याद रखना पड़ता है कि वो सबकी बस की बात नहीं होती है, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं सोचो कितना मेहनत करते होंगे, सारे कंटेंट सारे फैक्ट उनको याद रहता है, बात समझे मेरी बात को, एक एक चीज उनको याद रहता है, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत एक थॉट लगाते हैं सब चीजों को। हम लोग क्या मैथ्स में क्या रूल्स है, क्वेश्चन है सोल्व करो आगे बढ़ो, रूल्स आपको रिकॉल कर देगा सारा का सारा, लेकिन उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा सारा कॉन्सेप्ट बाइलिंग वाली, बात समझ रही बात को। तो ये मैं कहना चाहूंगा, देखो ध्यान से, ये आपका देखो ये 35 डिग्री अगर है, तो अब इसलिए ये रेडियस अगर है तो भी रेडियस ही है, तो ये भी 35 हो जाएगा, बोलो है ना, तो 35 कितना हो गया, 70, 70 हो गया, तो ये कितना होगा हमारा, 110 हो गया। अब मैंने तुरंत बताया ये केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का जस्ट डबल होता है, तो अगर ये डबल हो रहा है मतलब यहाँ पर इसका आधा होगा, तो 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55, तो बच्चे यहाँ पर 110 बोल रहा है सर, मंडुल लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ऐसे ही कुछ दिया रहेगा, और उसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर गलती कर बैठोगे, जब टेस्ट होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारा मिलता होगा आपको टेस्ट में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप किसी प्रकार से 35 यहाँ 35 आपको समझना पड़ेगा, 110 हो गया, यहाँ पर केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का डबल होगा, 110 से यहाँ पर कितना होगा, 55 होना चाहिए,
कोई समस्या किसी बच्चे को? पक्का? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए इसके बाद मैं पूछता हूं, अगला कॉन्सेप्ट है, बताया है ना सब बच्चे के पास, देखो तो एक बार। 12 बजे तक पढ़ेगा? क्या बात है, पढ़ने के लिए तो पढ़ता है लेकिन टेस्ट नहीं देता है सर। पढ़ने के लिए सब पढ़ेगा लेकिन टेस्ट नहीं देगा सर। देखिए यहां पर हमने आपको यह बोला कि मान लो यह हमारा एक अर्धवृत्त है, यह अर्धवृत्त है हमारा, यह अर्धवृत्त है। ओके, यह विकास हम आपको दिए 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? विकास से पूछेंगे आप पहले, एक्सपेरिमेंट पहले अपने लोगों पर करते हैं ना। तो बताओ जी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, अच्छा 60 हो जाएगा, वेरी गुड। पीयूष बताइए, पीयूष कुमार 60 होगा। पापा का नंबर दीजिएगा, हाँ बात करना बहुत जरूरी है लड़का, ठग रहा है। पापा का नंबर देना है मेरे को आपको। अच्छा 60 कैसे बोला पीयूष? कोई तो सोचा होगा कुछ भी, क्या सोच के 60 बोले आप? मतलब ये बराबर होगा दोनों ने? देखो छाड़ी लेते हैं ना तो थोड़ा हरियर छाड़ी है ना, यही पता करेंगे हम मुंडल किसको को। हरियर छाड़ी बचपन में बहुत पिटाया हम लोग, स्कूल स्कूल में नहीं पिटाया क्या? स्कूल में बड़ी मार खाए यार, बड़ी मास्टर मारता था। हाँ जी, है ना, हरियर छड़ी लाता था मास्टर, तोड़ के बाहर से मारता, तो बड़ा लाल लाल रह जाता था यहाँ पर, है ना। बड़ी मार खाए हैं मास्टर लोग से, बहुत, हम तो बहुत ज्यादा मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं यार। उधर तो छोड़ा है, जब कुछ ऐसा चीज होता था जो बदमाशी हो गया तो इधर भी मारा था मास्टर, इधर से तो कितना चोट लगता होगा, है ना, तड़ तड़ मारता था इसमें। हाँ, चोट, हाथ देखने लगता है, अगले असर रहने करेगा वो तो। समझिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अरे बहुत बेसिक चीज है पीयूष, यहाँ पर गलती ऐसे कभी नहीं करना कि देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, यह हमेशा और हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अर्धवृत्त पर बने कोण हमेशा क्या होते हैं? समकोण होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपको कि याद है कि नहीं है, ये अर्धवृत्त है ना बाबू, तो सेमी सर्कल पर बना कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री तो बचा कितना? 30 ना हुआ हो, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका 30 डिग्री होगी। ओके, आप छोटा सा एक थ्योरम लिख लीजिएगा, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल, the angle subtended on the semicircle is to be always 90 degree, is to be always 90 degree, is to be always 90 degree. The angle subtended on the center is to be always 90 degree. हाँ सॉरी, the angle subtended on the semicircle is to be always 90 degree. अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होगा? समकोण होता है। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज टू बी ऑलवेज 90 डिग्री। नोट करना सारे बच्चे इसको। चलिए अगला मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ये एक वृत्त है विकास, और यहां से यह एक ए बी हो गया हमारा, ए से लेके बी तक। ओके, मैंने इसको यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां से ऐसे मिला दिया। ओके, अब बताना दोस्तों, हमारे पास यह हो गया 60 डिग्री, ओके, यह हुआ 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? विकास बताइए। ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ए बी, यह हो गया आपका सी, और यह हो गया आपका डी। तो एंगल एस, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी का मान कितना है? 60 डिग्री।
और एंगल ए बी सी का मान है 80 डिग्री। कितना होगा? 40। तो फिर ये वाला होगा ना जी आपका। हमने आपको ये वाला पूछा है, हम आपको ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे क्या बाबू आपसे? ये मैंने पूछा ही नहीं है। लिखा हुआ देखो यहाँ पर, CAB पूरा का पूरा। क्या बोल रहे हैं? दोनों क्यों हो गए? दोनों क्यों होगा? परिधि पर लिख लो, इसको नोट करो आप अच्छे से, वेरी गुड। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हमेशा समान होते हैं। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होंगे? समान। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट, द एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट इज टू बी ऑलवेज सेम। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। द एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट इज टू बी ऑलवेज सेम, इज टू बी ऑलवेज सेम। एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? इसका मतलब यह हुआ इसमें सेगमेंट कितना बना? तो देखो यह एक वृत्त है बाबू, ये पूरा का पूरा वृत्त है। इस वृत्त में देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी जो है ना, यही आपका दो सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा वृत्त को। ये हुआ माइनर सेगमेंट और ये हुआ हमारा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में देखो कौन यहाँ बन रहा है और कौन यहाँ बन रहा है। तो एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होंगे? समान। अगर यह 60 या 80 है तो बचा कितना? 40। अगर यह 40 होगा तो 40 किसको होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा। बात समझे सारे बच्चे? तो आप इस फिगर को बना के आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्या? इस फिगर को बना लीजिए और लिख लीजिएगा कि एंगल CAB इक्वल टू एंगल ADB होता है। आप इसको लिख लो, नोट कर लेंगे। फिगर यही रहेगा, आप सिर्फ ईयर नोट कर लेंगे कि एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। खंड कौन सा हो गया आपका? AB। AB आपका दो खंड में डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनर सेगमेंट और यह हो गया मेजर सेगमेंट। तो एक ही खंड में C और D एंगल बन रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल D भी कहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या लिखते हैं? अच्छा हाँ, ACB होगा ना, वेरी गुड। ACB, C को यहां रखना पड़ेगा, D यहां रखना पड़ेगा। तो वृत्त के एक ही खंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां तक है क्या? पक्का? वेरी गुड। एक चीज और समझ लीजिए आप, यहां पर चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुने आप लोग? चक्रीय चतुर्भुज का नाम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। नाम सुने होंगे ना? इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसको नोट कर लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रेटर लिखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटर में यह होता है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया, ये A B C और D, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहां पर अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A को और एंगल C को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। साथ ही साथ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं क्या कि दोनों का दोनों एंगल बराबर है। एंगल A प्लस एंगल C, एंगल C और एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि दोनों का दोनों 180 होगा तो हम इसे अपोजिट एंगल का सम क्या कहेंगे? बराबर कहेंगे।
नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता हूं आपको। गुड। मैं यहां से कुछ क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूं और ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाने का प्रयास करना है। परिधि पर बने कोण कुछ भी अगर बोलेगा तो क्या होता है पता है ना? परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। परिधि पर बने कोण अर्धवृत्त में क्या होंगे? समकोण होंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। ये होता है ना। अगर मैं कुछ क्वेश्चन देना, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और लाइन ऐड कर दीजिएगा आप। अगर इसी में हम इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यही फिगर में आप लोग बढ़ा लीजिएगा फिगर को मैंने आगे बढ़ा दीजिएगा। और उस केस में अगर ये एंगल हमारा अगर x है तो ए बी एंगल हमारा x होता है। इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। फिगर यही रहेगा, अगला कंटेंट में फिगर यही रहेगा, बस बीसी को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। मैंने मान लो यहां तक m तक बढ़ा दिया, m तक। तो एंगल बनेगा हमारे पास DCM। DCM DCM इज इक्वल टू एंगल BAD और इसको बोलते हैं x डिग्री। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? पक्का? चलिए वेरी गुड। बोलिए आपको दिक्कत है? ये वाला बस इसमें ये ध्यान रखना है कि मान लो अगर ये हमारा 60 डिग्री होगा बाबू, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसमें? साइक्लिक क्वाड्रेटर में। वो बोला रहेगा चक्रीय चतुर्भुज में। अगर यह मान लो अगर 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री होगा। बात समझिए आपको? दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और इसको मैंने आगे बढ़ा दिए। देखो 120 हो तो बच्चा कितना? 60 ही ना बच्चा इसके पास। 60 बच्चे। देखो 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर है कि नहीं है? इसलिए मैंने ये लाइन भी आपको लिखवा दिया। कोई तकलीफ इस बच्चा को यहां तक? तो अगला हमारा थ्योरम आता है टेंजेंट थ्योरम। अगला क्या आएगा हमारा? टेंजेंट थ्योरम। आज लिखवाऊं कि मैं नेक्स्ट में लिखवाऊं? टाइम हो चुका आपका। ज्यादा हो जाएगा ना फिर? ज्यादा हो जाएगा फिर, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग, है ना। और मैं कुछ इस पर क्वेश्चन देता हूं आपको बनाने के लिए, तब तक आप इसको घर में जाकर रिकॉल करना। टेंजेंट थ्योरम हम अगली क्लास में याद दिलाना मेरे को क्या करवाना है? टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा आराम से। हेडिंग लगा दीजिएगा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट, क्योंकि देखो यहां से हम लोग आगे जब चलेंगे तो थोड़ा सा आपको और डीप में जाकर समझाना होगा। तो अभी तो जो भी मैंने सीखा, क्या क्या सीखा एक बार मैं रिकॉल करता हूं आपको। सुनो ध्यान से बच्चे लोग, कॉपी को बंद कर देंगे सब बच्चे। शुरुआत में मैंने परिचय देखा, सेंटर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आर कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकालेंगे? सी बाई 2 पाई निकालेंगे। जब सी दिया रहेगा तो, डायमीटर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू बाई 2 निकालेंगे। जब एरिया दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए बाई पाई निकालेंगे। मैंने यहां तो बता दिया था आपको। उसके बाद आपको और आगे लेके चला, तो उसके बाद मैंने सारा का सारा समझाया कि उसका आर कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये नहीं लिखा है आपको? ओके, यहां से थीटा निकाल सकते हैं आप, हम कर सकते हैं आपको। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना बाबू? ये निकाल लिया आप लोग। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाले? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाले आप लोग? आर स्क्वायर पाई थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा करके निकाले। मैं लिखवा चुका हूं आपको। ओके, चाप की लंबाई निकाल लीजिए, थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये भी निकाल ले। ये सब चीज थोड़ा बेसिक चीज मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद मैं जब थ्योरम में आपको लेकर इन किया हूं, तो थ्योरम में आपको ये समझाया कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर कोई लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वह कॉर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर देती है। ये सीखे आप लोग। इसका ठीक अपोजिट भी सही होगा। अगर वह दोनों कॉर्ड बराबर बराबर होगा तो उसका वह क्या होगा? लंब होगा। मैंने ये सीखा। ऑब्जर्व ऐसे करो आप लोग। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर सेंटर पर
दो जीवाएं या दो आर्क समान कोण बनाती हो, मतलब द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर बाय टू इक्वल कॉर्ड्स और आर्क आर सेम इन केस बोथ कॉर्ड्स और आर्क इज टू बी सेम आल्सो हियर। मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स अगर केंद्र पर समान कोण बना रहे हो, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ठीक अपोजिट मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट मैंने बताया आपको क्या, कि अगर दो जीवाएं, दो कॉर्ड्स सेंटर से समान दूरी पर स्थित हो, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दो कॉर्ड्स अगर समान दूरी पर स्थित हो तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती है, इक्वल होती है। इसका ठीक अपोजिट भी उतना ही सही होगा। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको लेके चला क्या, उसके बाद मैंने समझाया कि देखो केंद्र पर जो बना कोण होता है, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज जस्ट डबल बाय द सेम आर्क। एक ही आर्क के द्वारा अगर बना हुआ कोण है तो दोनों जगह हमारा क्या होगा, जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, परिधि बने कोण का क्या होगा, जस्ट हमारा डबल होगा। ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा क्या, कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज टू बी ऑलवेज 90 डिग्री, ये होता है। ये सीखा हमने। आगे सीखा क्या, कि द एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट इज टू बी ऑलवेज सेम। सीखे ना हम लोग कि केंद्र पर जो एक ही सेगमेंट के द्वारा जो कोण बनते हैं, जो एंगल बनते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, आपको समान होंगे। ये हमने सीखा। उसके बाद मैंने साइक्लिक के बारे में आपको समझाया अभी जस्ट, कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा, है ना। और अगर मैं किसी लाइन को बढ़ा देता हूं तो आप अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इसका समान होगा। और इसके बाद हम आपको लेके चलने वाले हैं, मैं सारा का सारा समराइज कर दिया हूं, आपको माइंड में चला गया होगा। नेक्स्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो याद दिलाना मेरे को क्या करवाना है, टेंजेंट थ्योरम। इसको मन ही मन मेमोराइज करने का प्रयास करना, कि जो भी चीजें पढ़े आप दिमाग में कितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एक दिन में सारा कंटेंट देने का मतलब क्या है, कि फिर ओवर भी हो जाएगा ऊपर से। तो आज मैं इतना ही रखना चाहूंगा दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बाद से आपको लेके आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखें, अच्छे से रहे और मन से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।